हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन धाम। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होता है और आज हम एक बार फिर साथ हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन सबसे 2 कदम आगे है। तो बस इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन की, जिसमें हम 19 से लेकर 25 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि हु बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक एन ऑफिशियल विजिट टू श्रीलंका। तो श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा करने वाले उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं हमारे 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और वही श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो हमें आर्टिकल 63 में बताता है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये हमें आर्टिकल 64 में बताया जाता है। तो इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो सीपी राधाकृष्णन है श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले, द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति बने हैं। इस बात को याद रखना है क्योंकि जो भी पहला होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने 2 दिन की यात्रा की है 19 से 20 अप्रैल तक, ठीक है। इन्होंने वहां के यानी श्रीलंका की जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात की है, ठीक है। तो वहां के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। इन दोनों से इन्होंने मुलाकात की है, ठीक है। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। जब अगर हमें व्यापार करना है या हमें कोई भी ट्रीटी साइन करनी है या हमें डिफेंस से संबंधित समझौते करने हैं, तो उसके लिए हमारे जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, वो देशों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। इसीलिए हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की है, आपको याद रखना है। अब बात करें अगर श्रीलंका की, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर श्रीलंका की कैपिटल की बात करें हम, तो जो श्री जयवर्धने कोट्टे है या कोटे भी बोला जाता है, वो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। आपको याद रखना है कि यहाँ की 2 कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है और इसके अलावा बात करें कोलंबो जो यहाँ की कैपिटल है, वो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है, यानी कि कमर्शियल कैपिटल है, ठीक है। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ श्रीलंका रुपया ही यहाँ पर चलता है, आपको याद रखना है। मुद्रा भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें श्रीलंका की, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा भारत जो है श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो एक करता है स्लाइनेक्स या स्लीनेक्स भी जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा एक और करता है मित्र शक्ति। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो भारत श्रीलंका के साथ करता है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनसे जुड़े सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में पूर्वोत्तर राज्य में अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो किस पूर्वोत्तर राज्य की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय की ही जो 2 भाषाएं हैं खासी और गारो, इन दोनों भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो खासी और गारो हैं ये दोनों ट्राइब भी होती हैं जो कि मेघालय में ही पाई जाती है। इसके अलावा एक और ट्राइब होती है जयंतिया, जो भी मेघालय में ही देखने को मिलती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं खासी और गारो की, तो ये दोनों ट्राइब भी हैं और ये दोनों भाषाएं भी हैं। तो इन दोनों भाषाओं को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है मेघालय में, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है। तो अभी जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं ये आप देख सकते हैं कॉनरेड संगमा, उनकी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी है। कौन सा अध्यादेश है, तो मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है, जो
किस कानून को निरस्त करता है? तो जो मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 को निरस्त करता है। ठीक है, जिसमें क्या था कि अभी तक अंग्रेजी ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ये जो दोनों भाषाएं थी, गारो और खासी, वहाँ की एसोसिएट लैंग्वेज थी, यानी सहयोगी भाषा थी। लेकिन अब ये जो कानून लाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026, उसने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है। अब ये जो दोनों भाषाएं हैं, एसोसिएट भाषाएं नहीं रह गई हैं, इनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो इससे होगा क्या? अब सरकारी संचार यानी कि जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है, उसमें खासी और गारो भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो विधानसभा सत्र होते हैं, उसमें सदस्य इन पर बोल सकेंगे, इन पर बहस कर सकेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर एग्जाम होते हैं, वो भी गारो और खासी भाषाओं में होंगे। इसको आपको याद रखना है। मेघालय की बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है CH विजयशंकर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनरेड संगमा। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साध्वी सतीश सेल, जो कि गोवा राज्य को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने ही 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। याद रखना है कि ये कौन सा एडिशन था? तो इस बार का ये 61 एडिशन था। ठीक है, जो गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी सतीश सेल ने जीत लिया है। और ये कहाँ हुई है प्रतियोगिता? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई है। इसका ग्रैंड फिनाले उड़ीसा के भुवनेश्वर में था, और यही इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये गोवा राज्य से इस प्रतिष्ठित क्राउन को जीतने वाली पहली महिला बनी है। मैंने अभी भी बोला कि जो पहला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि गोवा राज्य से प्रतिष्ठित क्राउन जीतने वाली, यानी इस प्रतियोगिता को जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, उन्हें ये ताज किसने पहनाया? तो ये क्राउन उन्हें पहनाया है पूर्व विजेता निकिता पोरवाल ने। ठीक है, ये है निकिता पोरवाल, ये आप देख सकते हैं, और इन्होंने ही इनको ताज पहनाया है। ये जो निकिता पोरवाल है, ये उज्जैन से हैं, और इन्होंने 2024 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता को जीता था। और ये जो जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उनका रिचुअल होता है कि जो पुराना विनर होता है, लास्ट ईयर का विनर होता है, वही नए विनर को क्राउन पहनाता है। इसीलिए जो निकिता पोरवाल है, इन्होंने ही साध्वी सतीश सेल को क्राउन पहनाया है। और अब जो साध्वी सतीश सेल है, तंजानिया में होने वाली आगामी मिस वर्ल्ड 2027 कॉम्पिटिशन में इंडिया का प्रतिनिधित्व भी करने वाली हैं, क्योंकि जो भी कंटेस्टेंट होता है जो इस प्रतियोगिता को जीता है, कौन सी प्रतियोगिता? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता को जीतता है, वही अपने देश को रिप्रेजेंट करता है मिस वर्ल्ड में। तो अभी जो 2027 में तंजानिया में मिस वर्ल्ड 2027 होने वाला है, उसमें साध्वी सतीश सेल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा जो 2026 में प्रतियोगिता होने वाली है, जो कि अगस्त या सितंबर में होगी, जो 75th मिस वर्ल्ड पीजेंट का खिताब होगा, यानी जो प्रतियोगिता होगी, उसको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है इंडिया की तरफ से? तो जो निकिता पोरवाल हैं, जो 2024 में विनर बनी थी मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 की, वही इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। कहाँ पर होने वाली है? तो ये प्रतियोगिता होने वाली है वियतनाम में, आपको याद रखना है। अब यहाँ बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड की, तो देखिए भारत से सबसे पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो वो बनी थी रीता फारिया 1966 में। इसके अलावा ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हैडन 1997 में, 1999 में युक्ता मुखी बनी है। इसके अलावा 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और आखिरी जो बनी है 2017 में मानुषी छिल्लर, वही आखिरी अभी तक मिस वर्ल्ड बनी है इंडिया से। तो आपको ये क्रम पूरा याद रखना है कि अभी तक कौन कौन सी मिस वर्ल्ड भारत से बन चुकी हैं। आगे चलें तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो अभी लद्दाख में ही हाल ही में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क स्थापित हुआ है। पहला है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी 18 अप्रैल 2026 को, जिस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। डे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिन हम मनाते हैं? तो उस दिन हम मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, और उसी दिन भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लद्दाख की हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट यानी शैल चित्रों को बचाना। ये आप देख सकते हैं,
ये जो शैल चित्र होते हैं इन पर उकेरे जाते हैं, चित्र उकेरे जाते हैं। तो इन्हीं को बचाने के लिए इस पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, मतलब बनाया जाएगा, तो यह पार्क लेह में सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। इसके अलावा लद्दाख में करीब 400 स्थल हैं जहां शैल चित्र पाए गए हैं या शिलालेख पाए गए हैं, जो अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में, अरबी में, कई अलग अलग भाषाओं में ये देखने को मिले हैं। तो अब समझते हैं पेट्रोग्लिफ होता क्या है। तो ये प्री हिस्टोरिक चित्र या प्रतीक होते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र या प्रतीक होते हैं जो कि सीधे रॉक सरफेसेस पर उकेरा या खोदा जाता है, यानी जो पत्थर होते हैं, जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, उन पर उकेरा जाता है। नाम से ही आपको पता लग रहा है, शिलालेख, शिला यानी पत्थर, लेख यानी लिखना, चित्र उकेरना, तो उन शिलालेखों पर इनको उकेरा जाता है। और भारत की इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया गया है लेह में। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख में मिले पेट्रोग्लिफ्स में जानवरों जैसे स्नो लेपर्ड और आइवेक्स, शिकार के दृश्यों और बाद के समय के बुद्धिस्ट सिंबल को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है, शैल चित्र बने गए हैं और इन पर आकृति उकेरी गई हैं, और ये ही है पेट्रोग्लिफ्स, आपको याद रखना है। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, लेह में हुआ है। अब बात कर रहे हैं अगर लेह की, तो आपको याद रखना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसकी कैपिटल है, तो इसकी दो कैपिटल है, एक है ग्रीष्मकालीन कैपिटल और एक है शीतकालीन, यानी कि एक है समर और एक है विंटर। तो समर कैपिटल है इसकी लेह और इसकी जो शीतकालीन कैपिटल है वो है कारगिल। ठीक है, इसके उपराज्यपाल की बात करें तो वो है विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो चुकी है 7। पहले यहाँ पर 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह और कारगिल, लेकिन अभी इनकी संख्या 5 और बढ़ा दी गए हैं, इस हिसाब से इनकी संख्या 7 हो गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, यानी इसको फसाई भी बोला जाता है, ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वगंधा। तो अभी फसाई ने अश्वगंधा के पौधे पर उसकी पत्तियों के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता होगा कि अश्वगंधा आप उपयोग करते होंगे, अपने जो फिटनेस के लिए यूज़ करते होंगे, जो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं उसमें भी अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है, जो आपको एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन अभी फसाई ने इसकी पत्तियों के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा अन्य खाद्य उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और क्यों लगा दिया गया है, तो देखिए, जो अश्वगंधा है उसकी पत्तियों में रिएक्टिव विथानोलाइट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि विटामिन ए जो एक केमिकल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो आपकी लीवर, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अभी फसाई ने ये एडवाइजरी जारी की है कि अब जो है अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। अब आप उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, तो केवल अश्वगंधा की जड़ों और उनके अर्क यानी एक्सट्रैक्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर उस पर अब पत्तियां लिखा हुआ है, जब आप कोई भी सप्लीमेंट खरीदते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, तो उस पर लिखा हुआ है अगर पत्तियां, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर उसमें रूट का इस्तेमाल किया गया है या उसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है तभी आपको इसको खरीदना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगर फसाई की, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे मिला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है, इसको
99 रामसर स्थल का घोषित किया गया है, यानी कि 99वें रामसर स्थल का दर्जा अभी दे दिया गया है। अभी भारत में 98 रामसर स्थल थी, लेकिन इसके बाद जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, इसके बाद अभी भारत में 99 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, और ये भारत का 99वां रामसर स्थल बन गया है। इस हिसाब से ये राज्य का, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का 12वां रामसर स्थल हो गया है। ठीक है, अभी बात करें कि इससे पहले 98 रामसर स्थल थी, तो इनमें फरवरी 2026 में हमने डिस्कस किया था कि छारी ढांड गुजरात और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को ही 97 और 98 भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 96वां रामसर स्थल कहाँ है, तो इसे सिलीसेड झील अलवर में है। इसे अभी किसका 96 रामसर साइट का दर्जा दिया गया दिसंबर 2025 में। इसके अलावा 95वां रामसर स्थल कौन सा है, तो कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर में है, इसे 95वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया। 94वां रामसर स्थल है गोगावील झील जो कि कटिहार बिहार में है। इसके अलावा 93वां रामसर स्थल है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिला बिहार में है। इसके अलावा 92वां रामसर स्थल है सितंबर 2025 में इसको दर्जा दिया गया, कौन सा, उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण जिला बिहार में है। इसके अलावा बात करें 91वें रामसर स्थल की, तो जून 2025 में इसको दर्जा दिया गया, कौन सी है, तो खींचन वेटलैंड साइट है जो कि फलौदी व जोधपुर राजस्थान में है। इसके अलावा बात करें 90वें रामसर स्थल की, तो जून 2025 में इसको 90वें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, वो है तमिनार आर्द्रभूमि या मेनार पक्षी गांव जिसे बोला जाता है, जो कि फलौदी राजस्थान में, इसको 90वें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। आपको याद रखना है 90 से लेके आपको अभी तक का क्रम पूरा याद रखना है, क्योंकि जो रिसेंट में हुआ होता है वो आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात करें रामसर साइट की, तो रामसर साइट क्या होती है, तो रामसर साइट एक ऐसी आर्द्र भूमि या वेटलैंड या दलदली भूमि होती है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, रामसर कन्वेंशन, जो कि कहाँ हुई थी, ईरान के रामसर शहर में हुई थी। और क्या था ये, तो इसमें जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उनको संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इनको संरक्षण प्रदान किया गया, जो दलदली भूमि है या वेटलैंड भूमि है। और इसी से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया रामसर साइट का। तो आपको याद रखना है कि 1971 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, कहाँ, ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो ये देखिए, ये वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसीलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। मैंने अभी भी बताया कि डेज आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये इफेक्ट में कब आया, तो इफेक्ट में आया 1975 में, ये लागू हुआ। भारत में रामसर स्थल की बात करें तो भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1 फरवरी 1922 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट की बात करें तो वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। 20 रामसर साइट्स यहाँ हो चुकी हैं, तो अभी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है जिसमें 12 रामसर साइट अभी हो चुकी हैं। भारत की बात करें तो भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो भारत का पहला रामसर स्थल था जो कि 1988 में बना, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। इसे भारत के पहले रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। पहला इंपॉर्टेंट है भारत का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रामसर साइट की बात करें तो वो है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो वो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि रामसर साइट से जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित टोबैको एंड बेप्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, तो आने वाली पीढ़ियों को धूम्रपान और निकोटीन की लत से मुक्त करना, यानी कि टू फ्री फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम स्मोकिंग एंड निकोटिन एडिक्शन। तो आने वाली पीढ़ियों को धूम्रपान से मुक्त करना ही ये जो बिल लाया गया है टोबैको एंड बेप्स बिल, इसका उद्देश्य है। आइए समझते हैं ये क्यों लाया गया है। तो देखिए, तंबाकू और वेप्स विधेयक यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाया गया एक ऐतिहासिक कानून है, और इस कानून का लक्ष्य है स्मोक फ्री जनरेशन, यानी कि धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना।
ताकि युवा तंबाकू की लत का शिकार ना हो। आपको तंबाकू तो पता है, लेकिन वेप्स क्या होता है? वेप्स एक तरीके की एक ई सिगरेट होती है, या आप वेप पेन भी बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे रसायन, काफ़ी अलग अलग फ्लेवर के या निकोटिन भरा जाता है, और उसमें एक बैटरी होती है जो उसको गर्म करती है, और उसमें से एक अलग तरह की धुआं नहीं निकलता है, एक वेपर निकलती है जो आपकी सांसों में जाती है, और जो आपकी सांसों को नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसी को देखते हुए जो यूके की सरकार है उसने तंबाकू और वेप्स विधेयक बिल लाया है, जो कि हमें बताता है कि इस कानून के तहत जो लोग 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए हैं, वो अब कानूनी रूप से कभी भी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। जो इसके पहले हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए हैं, वो अब कभी भी तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे यूके में। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रतिबंध भी जारी रहेगा, ठीक है। और ये कानून 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि ये तंबाकू और वेप्स विधेयक कहाँ पर लाया गया है, ठीक है। अब आपको बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। जैसे अगर बात करें राजधानी की, तो यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी है लंदन, ठीक है। वर्तमान सम्राट की बात करें तो वो है यहाँ के वर्तमान सम्राट चार्ल्स तृतीय, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुद्रा की बात करें तो वो है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। और इसके घटक देश की अगर बात करें तो वो है इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, और स्कॉटलैंड, जो कि मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। तो वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं। और ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यहाँ के जो वर्तमान सम्राट हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज खिलाड़ी अरुण्या घोष भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। तो इस बार 95th ग्रैंड मास्टर हम लेकर आए हैं, तो 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। तो अरुण्या घोष जो है, जो कि 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज में, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। तो देखिए, कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरुण्या घोष भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम और तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया है, ठीक है। बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं और हम हर बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो 94th ग्रैंड मास्टर बने थे, वो बने थे मयंक चक्रवर्ती, जो कि पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अगर 93rd ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये बने थे आरब डेंगला, जो कि मुंबई को बिलोंग करते हैं, और ये बने थे 93rd चेस ग्रैंड मास्टर। और 92nd चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो बने थे आर्यन वार्ष्णेय। तो आपको पूरा क्रम ये याद रखना है कि 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने आर्यन वार्ष्णेय, 93rd बने आरब डेंगला, 94th बने मयंक चक्रवर्ती, और अब 95th कौन बन गए हैं? तो आपको याद रखना है कि आरुण्य घोष या अरुण्य घोष भी इनको बोला जा रहा है। तो ये जो है 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है वो फिडे के द्वारा प्रदान किया जाता है, FIDE, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई 1924 में, यानी कि फिडे की, और इसके अध्यक्ष हैं अरकासी ड्वारकोविच, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं अरकासी ड्वारकोविच। अगर बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर की, तो हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में पहली बार ग्रैंड मास्टर बने थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें भारत में, तो वो बनी थी कोनेरू हम्पी। तो आपको याद रखना है
भारत से पहले कौन कौन ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, महिला और पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक रक्त केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो एक ब्लड सेंटर प्रत्येक जिले में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने दिसंबर 2026 तक। तो दिसंबर 2026 तक प्रत्येक जिले में एक ब्लड सेंटर होगा, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, तो भारत सरकार ने दिसंबर 2026 तक देश के हर जिले में कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त रक्त केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित और समय पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी टाइम पर और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसीलिए भारत सरकार ने रखा है लक्ष्य कि दिसंबर 2026 तक हर जिले में एक ना एक रक्त केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जस्टिस लीजा गिल को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देखिए, ये है जस्टिस लीजा गिल और ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये आपको याद रखना है कि अभी तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुई है। तो इस फैक्ट को आप याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, उन्होंने किसका स्थान लिया है, किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। अब ये देखिए कि रिसेंटली कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अलग अलग स्टेट में, तो आपको याद रखना है। जैसे अभी केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमन सेन। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग। ठीक है, इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में है जस्टिस संगम कुमार साहू। मेघालय हाईकोर्ट में है जस्टिस रेवती प्रशांत मोहित डेरे। मद्रास हाईकोर्ट में है जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। इसके अलावा सिक्किम हाईकोर्ट में है जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। तो ये अभी हाल ही में रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं, चीफ जस्टिस हैं अलग अलग हाईकोर्ट के। तो चीफ जस्टिस से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन नियुक्त हुए हैं, इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट की। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो चीफ जस्टिस से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं उनका नाम है लीजा गिल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन का अधिकार या हिस्सा माना है? तो आपको पता होगा कि अभी आर्टिकल 21 का हिस्सा इसको माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसको? तो सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है, आपको याद रखना है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL पर सुनवाई करते हुए लैंडवर्क जजमेंट दिया है कि भारत में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नागरिकों की जान के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट बढ़ गए हैं और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के मामले देखने को मिलते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि कोर्ट के अनुसार सुरक्षित सड़कों पर चलने का अधिकार आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है सुरक्षित सड़कों पर चलने का अधिकार। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है समय समय पर आर्टिकल 21 में कई सारे मौलिक अधिकारों को जोड़ती रहती है। जैसे अभी आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि जो गोद लेने वाली महिलाएं होती हैं उनको 12 हफ्ता का अवकाश दिया जाएगा, इसे भी आर्टिकल 21 में जोड़ा गया। इसके अलावा जो अभी कर्नाटका में मेंस्ट्रुएशन लीव का जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है उसे भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा बताया गया है। तो अभी कोर्ट के अनुसार सुरक्षित सड़कों पर चलने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा कर दिया गया है। तो खराब सड़कों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा स्टेट की जिम्मेदारी है कि वे सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाएं और ट्रैफिक रूल को सख्ती से लागू करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। तो अभी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में ही आजादी के बाद की भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खदान, जिसका नाम है जोनागिरी, वो शुरू की जा रही है। आपको याद रखना है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खदान है। याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद प्राइवेट सोने की खदान है वो कौन सी है, जोनागिरी, जो कि कुर्नूल जिले में है। ठीक है, और ये 598 हेक्टेयर में फैली है ये परियोजना। जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया द्वारा ये संचालित होती है और सालाना 750 से 1000 किलोग्राम सोने के उत्पादन का ये लक्ष्य रखती है। तो आपको याद रखना है कि आगे बढ़ते बढ़ते ये 1 टन तक होने वाला है। ठीक है, आजादी के बाद भारत के गवर्नमेंट सेक्टर की पहली बड़ी और सबसे प्रमुख सोने की खदान कौन सी थी, तो वो थी हट्टी गोल्ड माइन। ठीक है, हुट्टी गोल्ड माइन भी बोला जाता है। तो हुट्टी गोल्ड माइन जो है वो कौन सी थी, तो आजादी के बाद भारत के गवर्नमेंट सेक्टर की पहली बड़ी और सबसे प्रमुख खदान थी, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक के रायचूर जिले में है। और ये आजादी के बाद भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की बड़ी खदान है, जो कि जोनागिरी खदान है। इसके अलावा बात करें तो आजादी से पहले भारत की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सोने की खदान थी कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि केजीएफ, जो कि कर्नाटक में स्थित थी। और इसी पर ही केजीएफ मूवी बनी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सोने की खदान जो कि आजादी से पहले की थी वो थी केजीएफ, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोगिनी पल्ली संतोष या जे संतोष कुमार जिनको बोला जाता है। उन्हें ही अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक भारतीय पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी भारतीय पर्यावरण नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद रह चुके जोगिनी पल्ली संतोष कुमार या जे संतोष कुमार, कंफ्यूज नहीं होना है, को अप्रैल 2026 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि लंदन में जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारे राज्यसभा वैसे यहाँ भी अपर हाउस होता है, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। उसी में आयोजित विश्व लीडर्स कॉन्क्लेव और पुरस्कार समारोह में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जे संतोष कुमार को। या आप देख सकते हैं, ये हैं जे संतोष कुमार और इन्हें अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो ग्रीन इंडिया चैलेंज के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 2018 में साउथ इंडिया में यानी तेलंगाना में उन्होंने ये अभियान चलाया था, ग्रीन इंडिया चैलेंज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन लेड पर्यावरण अभियान में से एक था। ठीक है, और इसके संस्थापक वही हैं जोगिनी पल्ली संतोष कुमार ग्रीन इंडिया चैलेंज के। तो आपको याद रखना है 2018 में ये तेलंगाना में चलाया गया था और इसी पहल के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये क्या था, तो एक वृक्षारोपण आंदोलन था, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? तो आपको याद रखना है ये कब से लागू होने वाले हैं, तो ये लागू होने वाले हैं 1 मई से। तो 1 मई से अभी भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये नियम क्या क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो अभी भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है जो 1 मई से प्रभावी होंगे। तो ये जो नियम है ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत लाए गए हैं। ठीक है, किसके तहत, ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत लाए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन होगा, यानी OJEI का गठन होगा। आपको याद रखना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फॉर्म करने वाली है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो जो रियल मनी गेम्स होते हैं, सट्टेबाजी होती है और या जुआ होते हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं उससे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए इन नियमों को भारत सरकार ने बदल दिया है। तो अब जो रियल मनी गेम्स होते हैं, सट्टेबाजी होती है, जुए वाले गेम्स होते हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और सरकार द्वारा अधिसूचित गेम्स के लिए पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य होगा। ठीक है, किसके लिए? तो ई स्पोर्ट्स और सरकार द्वारा अधिसूचित जो गेम्स हैं उनके लिए पंजीकरण आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जिन गेम्स में पैसों का लेन देन नहीं होता है उनमें रजिस्ट्रेशन की छूट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा जो बिना पैसे के गेम है। ठीक है, और गेमिंग कंपनियों के लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सॉरी, तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तो ये अभी शुरू की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड बैंक ने वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है। क्यों की है? तो 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है। आपको याद रखना है, इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे एडीबी है तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ है, और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको एशियाई विकास बैंक यानी जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अभी न्यूयॉर्क में है। तो आपको हेडक्वार्टर से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, अभी विश्व बैंक ने अजय वंगा के नेतृत्व में, तो अजय वंगा कौन है? तो अजय वंगा जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। उन्हीं के नेतृत्व में वाटर फॉरवर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल तक पहुंच में सुधार करना। क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है लगभग 8 अरब के करीब है, जिसमें से 4 अरब लोग हैं जिन पर पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए ये वाटर फॉरवर्ड की सुविधा शुरू की गई है। ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय वंगा जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। के बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में। ठीक है, और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हुई थी। किसके साथ इसकी स्थापना हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1944 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं बताने वाली हूँ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, यानी वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं अजय वंगा, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लाया है वो है, इसके अध्यक्ष हैं अजय वंगा। इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं अंशुला कान, और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 189। तो आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड या क्या इनिशिएटिव है किसके द्वारा लाया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ यानी कि वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कांकरिया डिपो, जो कि आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। तो जो ये कांकरिया डिपो है अहमदाबाद का, वो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है। ये देखिए, कांकरिया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि ये जितना भी पानी इस्तेमाल करता है, जितना भी पानी उपयोग करता है, उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करता है। काफ़ी अच्छी बात है ना, कि जितना पानी उपयोग कर रहा है उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके आसपास कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं, कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। ये जो पौधे होते हैं उस पानी को कंज्यूम करते हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी तक पहुंचाते हैं, फिर उसी पानी को रिसाइकिल किया जाता है, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भारत का पहला जल तटस्थ या वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? अहमदाबाद के कांकरिया कोचिंग डिपो में देखने को मिलेगा। और ये जो डिपो है प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। ठीक है,
तो कितनी बचत करता है? 1.60 लाख लीटर पानी की ये बचत करता है और इसे आधिकारिक तौर पर वाटर न्यूट्रल घोषित किया गया है, जो इंडियन रेलवे के मिशन जीरो वेस्ट का हिस्सा है। तो याद रखना है कांकरिया कोचिंग डिपो से। ठीक है, भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। जैसे भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को, जब भारत में पहली रेल चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, तभी इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडियन रेलवे। ठीक है, ये संचालन को किसके अधीन होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन इसका संचालन होता है। और अगर बात करें रेलवे मिनिस्टर की, तो अश्विनी वैष्णव जो हैं वो अभी हमारे फिलहाल में रेल मंत्री हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अश्विनी वैष्णव जी हैं जो हाल ही में हमारे रेल मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाल ही में अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज यानी USAWC के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। तो अभी उपेंद्र द्विवेदी को ही हाल ही में अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो ये है थल सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ है ये। इसके अलावा बात करें अनिल चौहान की, तो ये हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको याद रखना है। मोदी जी को कौन नहीं जानता है? ये हमारे हैं प्रधानमंत्री जी। और डॉक्टर S शंकर जी जो हैं वो हमारे विदेश मंत्री। ठीक है, तो अभी उपेंद्र द्विवेदी जी को ही ये सम्मान दिया गया है, हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज या इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये एक तरीके से यूएस का प्रतिष्ठित सम्मान होता है, हॉल ऑफ फेम। इसमें शामिल किया गया है क्या बोलते हैं, आर्मी चीफ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, क्या ये पहले हैं? तो नहीं, ये पहले नहीं है। इनके पहले जनरल BK सिंह और जनरल विक्रम सिंह के बाद ये विशिष्ट सम्मान पाने वाले उपेंद्र द्विवेदी तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बन चुके हैं। तो इनके पहले किसको मिला है ये सम्मान? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जनरल VK सिंह और जनरल विक्रम सिंह को इस विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है यूएस आर्मी ऑफ वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है कि ये एल्यूमिनस भी रह चुके हैं यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के। ठीक है, बात करें तो ये सम्मान उनके शानदार सैन्य नेतृत्व और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों को दिया गया है। तो रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? उपेंद्र द्विवेदी जी को। ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस देश के संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? ये हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हर बार कोई ना कोई देश ऐसा है जो 15 साल से या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा देता है। तो इस बार इस लिस्ट में शामिल हो गया है तुर्की। तो अभी तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एक नया कानून पारित कर दिया है। तुर्की की बात करें तो इसकी राजधानी है अंकारा। कैपिटल आपको याद रखनी है हर स्टेट की, हर कंट्री की। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है लीरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ की कैपिटल है अंकारा और करेंसी है यहाँ की लीरा। और इसी ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। और क्यों किया है? तो जो ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और किशोरों को हानिकारक सामग्री से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अभी जो इनकी सोशल मीडिया का एक्सेस होगा इनके पेरेंट्स के पास होगा। और ये क्यों किया जा रहा है? तो बच्चों को एडिक्शन से बचाने के लिए, एंजाइटी से बचाने के लिए, पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए, जो भी वायलेंट
वायलेंट काफ़ी सारा कंटेंट अब आ गया है सोशल मीडिया पर, तो उन सब से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। काफ़ी सारे देश इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जैसे वेनेजुएला हो चुका है, फ्रांस हो चुका है, ठीक है, इंडोनेशिया हो चुका है, और भारत में अभी कर्नाटका ने भी ये कदम उठाया है। हालांकि अभी ये पारित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कदम उठाया है और ये बात करी गई है कि अब कर्नाटका भारत का पहला राज्य बनेगा जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन यानी कि जो कि सवा कक्ष है से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का जो सवा कक्ष है जगमोहन, उससे 120 साल पुरानी रेत निकाली जा रही है। देखिए, तो 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है कोणार्क के सूर्य मंदिर में, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर की संरचना को ढहने से बचाने के लिए 1901 से 1923 के बीच जो जगमोहन है यानी कि जो कि सवा कक्ष है उसको रेत से भर दिया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मंदिर के अंदर इस रेत के कारण दबाव पड़ रहा है, तो इसकी संरचना को क्षति हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी नक्काशीकार दीवारें हैं उनमें नमी आ गई है, उसमें पानी आ रहा है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि ये भी देखना है कि जो रेत के अंदर जो मंदिर है उसकी नीचे स्थिति क्या है, कहीं कोई कलाकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ ऐसा देखने को भी मिलेगा क्या। तो इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि वहाँ जो 120 साल पुरानी रेत डाली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसको अब वहां से निकाला जा रहा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 120 साल पुरानी रेत यहाँ से निकाली जा रही है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो ये 13वीं सदी का मंदिर है और कलिंग वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है, जिसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है और ये कलिंग वास्तु कला में बना हुआ है। ठीक है, इसे यूनेस्को स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में 1984 में। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 14वां वार्षिक सुबोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सॉरी इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, असम। तो अभी हाल ही में असम में 114वां वार्षिक शिवोरी महोत्सव मनाया गया है और ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है जो फसल अच्छी होने पर मनाया जाता है असम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये महोत्सव असम में मनाया गया है, सुबोरी। तो ये असम के कामरूप जिले के वोको में आयोजित किया गया था। ठीक है, और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। इस महोत्सव में हाथियों की दौड़ यानी कि एलिफेंट्स की जो रेस होती है वो काफ़ी रेयर में देखने को मिलती है भारत में, तो इसमें उसको शामिल किया गया। हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की दौड़, पारंपरिक खेल जैसे रस्सा कस्सी, टग ऑफ वॉर का आयोजन भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ महोत्सव हैं जो भारत में अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं और इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इन महोत्सव को याद रखते हैं। तो आज इस लिस्ट को हम देखने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में ये उत्सव मनाए गए हैं, जैसे गरिया पूजा फेस्टिवल अभी मनाया गया त्रिपुरा में। इसके अलावा पोइला बोईशाख जो कि नववर्षीय या नववर्ष जिसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में पुथांडु त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बसंत उत्सव जिसे आओ लांग मोन्यू बोला जाता है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है कोन्याक नागा जनजाति के द्वारा। इसके अलावा माधवपुर घेर मेला जो अभी आयोजित हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा मुलगांव केलवाई पेट महोत्सव जो कि गोवा में मनाया जाता है। सरहुल पर्व जो है 2026 में मनाया गया झारखंड में। सरहुल आपको पता होगा कि झारखंड में ही मनाया जाता है, वहाँ की ट्राइब के द्वारा। गुड़ी पड़वा उत्सव 2026 में मेन फेस्टिवल है, आपको पता होगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा साजिबू चेरोआवा चंद्र नववर्ष त्योहार जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पंचू डोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा कागेत नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और मकर बिलक्कू जो फेस्टिवल है वो केरला में मनाया जाता है। तो ये जितने भी फेस्टिवल हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो आपको इन सारे फेस्टिवल्स को याद रखना है। थोड़े टिपिकल हैं इनके नाम, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन देखने से ही याद आ जाएगा कि ये कहाँ मनाया जाता है।
ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन था वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने 19 से लेकर 25 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको डिटेल में यहाँ डिस्कस किया है। आई होप ये अच्छे लगे होंगे आपको ये क्वेश्चन, और अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है, तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि बस मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपकी मेहनत ही है जो आपको सफलता दिलवाएगी। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और 5 का पंच को बिल्कुल मिस मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।